नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बुधवार 27 सितंबर को जबलपुर आगमन हो रहा है। राष्ट्रपति यहां ट्रिपल आईटीडीएम के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एनेक्सी बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगी। समारोह में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बुधवार की शाम डुमना एयरपोर्ट पर आगमन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर 2:55 पर इंदौर से भारतीय वायुसेना के विमान से जबलपुर के लिए रवाना होंगी और शाम 4 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगी। इसके पश्चात शाम 4:20 पर महामहिम राष्ट्रपति डुमना एयरपोर्ट से प्रस्थान कर ट्रिपल आईटीडीएम सभागार पहुंचेंगी और शाम 4:30 से शाम 5:30 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एनेक्सी भवन के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगी। इसके पश्चात शाम 5:50 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डुमना एयरपोर्ट से विमान द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। दमोनाका से मदन महल तक बनाए जा रहे 8 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के एक हिस्से का बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे छोटी लाइन महानदा तालाब के पास होगा। लोकार्पण के बाद फ्लाईओवर का एक हिस्सा आम जनता के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। दमोनाका से मदन महल तक बनाए जा रहे 8 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के एक हिस्से का बुधवार को लोकार्पण होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से महानदा से लेकर गुलाटी पेट्रोल पंप तक फ्लाईओवर के हिस्से का लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार की शाम 5 बजे छोटी लाइन फाटक महानदा तालाब के पास फ्लाईओवर के एक हिस्से का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी शामिल होंगे। फ्लाईओवर के इस हिस्से के लोकार्पित होने के बाद आम जनता के आवागमन के लिए ये हिस्सा खोल दिया जाएगा। कंडम हो चुकी मेट्रो बसों के स्थान पर बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आने वाली हैं। केंद्र सरकार की मदद से जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस लिमिटेड यानी JCTSL को 100 इलेक्ट्रिक बसों की खेप प्राप्त होने वाली है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। जबलपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए करीब 100 बसें JCTSL द्वारा संचालित की जा रही हैं। इनमें करीब 50 बसें चलो बस सेवा की हैं और 50 बसें मेट्रो बस सेवा की हैं। लेकिन लाल रंग की मेट्रो बसें अब कंडम होने लगी हैं। जल्द ही इन लाल मेट्रो बसों को इलेक्ट्रिक बसों से एक्सचेंज किया जाएगा। 100 इलेक्ट्रिक बसें जबलपुर को प्राप्त होने वाली हैं। PM ई बस योजना भी भारत सरकार ने लॉन्च करी है। उसमें शासन स्तर पर से प्रपोजल जो है वो केंद्र सरकार को जाएगा। अप्रूवल होने के बाद वो योजना लागू की। इलेक्ट्रिक बसेस का जो पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से जबलपुर शहर में रिक्वायरमेंट है और जो केंद्र शासन अप्रूव करेगा 100 इलेक्ट्रिक बसेस का प्रपोजल है। फिर ये बसें बंद हो जाएंगी, चलती रहेंगी? ये बसें चलती रहेंगी। जो पुरानी बसेस है वो आने वाले समय में जरूर बंद होगी। बाकी नई जो 55 अमृत योजना की वो चलती नहीं। अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण सुधार की दिशा में भी उपलब्धि प्राप्त होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सुधरेगा। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विद्युत कर्मचारियों अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विद्युत कर्मचारियों का आरोप है कि लिखित आश्वासन के बाद भी सरकार ने उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया। ऐसे में अभियंता संघ सहित प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। 2 अक्टूबर से हमारा धरना और प्रदर्शन कंटिन्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ सहित अन्य विद्युत कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विद्युत कर्मचारी अधिकारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि जून माह में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था। तब सरकार ने उनकी जायज मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की। ऐसे में आंदोलन पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। अभियंता संघ सहित अन्य संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है और बुधवार को काम का बहिष्कार करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मांगें पूरी न होने पर अक्टूबर माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की है। हमारी मांगे हम
जो हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे, हम काफ़ी समय से लगातार उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं और हम लोगों ने देखा कि विद्युत कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। जब भी हम कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमें झूठे आश्वासन देके हमारी जो व्यवस्था है उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, उसके बाद फिर कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। हमारे साथ बैठक हुई, लिखित आश्वासन दिया कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन 2.5 महीना बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक किसी भी मांग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे हमारे अभियंता और विद्युत कर्मी पूरे आक्रोशित हैं। हम विद्युत कर्मी क्यों कि आक्रोश को अगर देख लिया सरकार तो उसको झेल पाना बड़ा मुश्किल है। विद्युत कर्मचारी संगठन विद्युत मंडल के निजीकरण, वेतनमान, पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्स कर्मियों की सेवा सुरक्षित करने सहित 7 सूत्रीय मांगें सरकार के सामने रखी हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं ने घरों और गणेश पंडालों में भगवान गणेश की स्थापना की है। कई श्रद्धालुओं ने अपने घरों में गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापना के साथ ही आकर्षक झांकियां सजाकर खास संदेश देने का भी प्रयास किया है। कांचघर चुंगी चौकी के पास रहने वाले भगवान गणेश के एक भक्त मोहित शर्मा ने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष श्री गणेश उत्सव पर्व पर गणेश प्रतिमा के साथ आकर्षक झांकी सजाई है। इस झांकी में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य, पेयजल जैसी समस्याओं को दर्शाया गया है, ताकि ग्रामवासियों की इन समस्याओं को जनता के सामने लाया जा सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नरसिंहपुर से पहले सूरवारी से 5 से 6 किलोमीटर अंदर एक बेदू ग्राम है, जहाँ की हमने ये झांकी बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने कि जिस तरह देखा जा कर के कि वहाँ पर पानी का और चिकित्सा सेवा से संबंधित बहुत सी परेशानियाँ हैं जो ग्रामीण हैं उन लोगों को। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जो ग्रामीण ज़िले में आज भी जो परेशानियाँ हैं, जैसे कि बिजली है, पानी है, चिकित्सा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए और उनको पूर्ण रूप से किया जाए, जिनसे उनको आने वाले समय में सुविधाएं मिल सके और कोई परेशानी का सामना ना करें। संस्कारधानी में प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव पर्व की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। गणेश पंडालों में विधि विधान से प्रथम पूज्य आराध्य का पूजन और महाआरती की जा रही है। छोटी ओमती खलासी लाइन में युवा संकल्प गणेश उत्सव समिति ने भगवान गणेश की महाआरती का आयोजन किया, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। संस्कारधानी में गणेश पंडालों में विराजित विघ्नहर्ता के दर्शनों के लिए जहां श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है, तो वहीं गणेश उत्सव समितियों द्वारा प्रथम पूज्य आराध्य की महाआरती के आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में युवा संकल्प गणेश उत्सव समिति छोटी ओमती खलासी लाइन द्वारा गणपति गणेश की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये हमारा स्थापना का 38वां वर्ष हैगा। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग गणेश जी को धूमधाम से लेके आए हैं और आज महाआरती का आयोजन किया गया हैगा। ये महाआरती हम लोग की विशाल महाआरती होती हैगी। महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया हैगा, इसमें समस्त क्षेत्र के नागरिक विशाल भंडारे का शुभ लाभ उठाते हैंगे। इस बार हमारी मूर्ति का मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि आपने हमारे स्टेज की मूर्ति को देखा गया है, गणेश जी के माथे पर उनके बड़े भाई का वाहन हैगा, हाथ में त्रिशूल, दुग्ध माला, ये शंकर जी माँ पार्वती के सब में लेकर चल रहे। हमारी समिति का यही सबसे निवेदन है कि पूरे परिवार पूरे प्रदेश को साथ में लेकर चलने का मार्गदर्शन देती है हमारी समिति।
समिति द्वारा पिछले कई वर्षों से गणेश उत्सव पर्व पर भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। 10 दिनों तक यहाँ विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। विसर्जन कुंडों की दुर्दशा की खबर मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित होने के बाद हरकत में आए नगर निगम द्वारा भटौली स्थित विसर्जन कुंड की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया गया। कुंड की सफाई की गई है और पानी भी बदला गया है ताकि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन सुविधापूर्वक किया जा सके। भटौली और तिलवारा घाट स्थित विसर्जन कुंडों की दुर्दशा को लेकर लगातार प्रसारित हो रही खबरों से हरकत में आए नगर निगम के अधिकारियों ने विसर्जन कुंडों को सुधारना प्रारंभ कर दिया है। भटौली स्थित विसर्जन कुंड की सफाई के बाद पानी बदला गया है ताकि साफ सुथरे पानी में प्रतिमाओं का विसर्जन हो सके। लाइट और सुरक्षा के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। काफ़ी तैयारियां वहाँ पर करके रखी हुई है, जिससे हमारी जो समितियां हैं वहाँ पर जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्रेन की व्यवस्था भी है, बोट की व्यवस्था भी है, हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो हो सकती है वहाँ पे। साफ सफाई, रंग रोगन, चाक चौबंद अच्छे से, यहाँ तक कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी हम लोगों ने आग्रह किया कि वहाँ व्यवस्थाएँ इस बार और अच्छे से कर दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हर वर्ष से ज़्यादा इस बार प्रतिमाएँ हैं। तो 28 तारीख को जो विसर्जन होना है उसके लिए नगर निगम का पूरा अमला तैनात है, तैयार है और हमारी तैयारियां कुंड में पूर्ण हो चुकी हैं। हालांकि अभी तिलवारा घाट और आधारताल तालाब के पास बने विसर्जन कुंड को दुरुस्त किया जाना बाकी है। जबलपुर जिले में बीते कई माह से पारधी गैंग चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसका मुख्य टारगेट ग्रामीण इलाके थे, जहां इन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा चोरी और नकबजनी की वारदातें घटित की। मझौली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनसे मझौली और मझगवां थाना क्षेत्र की कई वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इनसे 5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने अन्य राज्यों को भी गिरोह के पकड़े जाने की जानकारी दी है। जबलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते कई माह से पारधी गैंग सक्रिय थी। ये गिरोह मझौली और मझगवां थाना क्षेत्र में नकबजनी की वारदातें घटित कर रहा था। इस गिरोह के 4 सदस्य ओकिन बहेरिया, 20 पारधी तीज बहेरिया और सचिन क्राइम ब्रांच और मझौली थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने मझौली और मझगवां के अलग अलग क्षेत्रों में नकबजनी की कई वारदातें करना कबूल किया। पुलिस ने इनसे पूछताछ के बाद आधा दर्जन नकबजनी की वारदातों का खुलासा किया है और लगभग 5 लाख रुपए कीमत के जेवरात और मोबाइल जब्त किए हैं। एसपी टीके विद्यार्थी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पारधी गिरोह के ये सभी सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में डेरा बनाकर रह रहे थे। इन्होंने अपने अपने आधार कार्ड भी बना लिए थे। इनके गुजरात और राजस्थान में मूवमेंट होने की भी जानकारी पुलिस को लगी है। इसलिए जबलपुर पुलिस ने राजस्थान और गुजरात पुलिस से भी इस गिरोह के पकड़े जाने की जानकारी शेयर की है। और इन लोगों से पूछताछ की जा रही। ये 4 लोग हैं, मुख्य रूप से ये दमोह के सगोनी के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये डेरे बना लिए थे इन्होंने खांड के पास, और अपने आधार कार्ड वगैरह भी बना लिए थे और यहीं पर रैकी करके ये लोग ये नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते थे। मुख्य आरोपी बीरू पारदी है जो इनका हेड था। ओकीन, तीज, सचिन इसके साथी थे। कुछ और साथियों के नाम सामने आए, उनकी गिरफ्तारी हम लोग शीघ्र करेंगे। उनके प्रीवियस रिकॉर्ड भी कुछ जानकारी ले रहे हैं। उनका मूवमेंट गुजरात, राजस्थान वगैरह भी था, तो वहाँ भी ट्रेस कर रहे हैं। इस साल की जो वारदातें हैं 1 दर्जन से, तो लगभग जनवरी फरवरी से जो वारदातें की थी वो सारी डिटेक्ट हुई हैं इनसे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दिन के समय ग्रामीण क्षेत्रों में सूने घरों को चिन्हित करता था और रात्रि के समय वारदातों को अंजाम देता था। इस गिरोह के और सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। सिविल लाइन थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और लॉकअप में बैठकर प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों पर कार्यकर्ता से अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया है। सिविल लाइन थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता अंकित पांडे और चेकिंग कर रहे पुलिस स्टाफ के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया।
युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर थाने का घेराव कर दिया। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता थाने के लॉकअप में जाकर बैठ गए और पुलिस अधिकारी और स्टाफ पर युवा मोर्चा कार्यकर्ता से अभद्रता, मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। हंगामे की खबर लगने के बाद सीएसपी ओमती पंकज मिश्रा मौके पर पहुंचे और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत कराया। इस मामले में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और पीड़ित ने सीएसपी को लिखित शिकायत दी है और मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं अंकित पांडे मिंडी, वो सामान्य रूप से अपने घर जा रहे थे तो चेकिंग के नाम पर उनको एएसआई खान के द्वारा रोका गया और न सिर्फ रोका गया, उनके साथ में मारपीट की गई। इस हेतु आज इस थाने पे हम लोग आए थे, सीएसपी साहब आए, बातचीत हुई है। कल शाम तक हम लोगों ने बोला है कि ऐसे अराजक एएसआई के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और यदि पुलिस कार्यवाही करने में असक्षम रहती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा अपनी आगे की और साथ ही हमारे उच्चाधिकारियों से बात करके नीति तय करेगा, रणनीति तय। साईं मंदिर की ओर जा रहा था, इसी बीच इनके वाहन चेकिंग लगाए हुए थे इन्होंने बाहर, तो वहाँ पे इन्होंने जैसे ही मेरे को रोका तो मैं गाड़ी का ब्रेक लगाया तो रुक गया। गाड़ी का ब्रेक थोड़ा मेरा कम था, हल्का सा गाड़ी आगे चली, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं बोला सर मैं रोक रहा हूँ गाड़ी। जैसे ही मैंने इतना बोला, जैसी गाड़ी रोकी तो उन्होंने मेरे को चाटा मारना शुरू कर दिया, 2-4 चाटे मारे और गंदी गंदी गालियाँ बकी में। और उस गाली बकने के बाद इमरान खान जी आए, इमरान खान जी ने मेरे को यहाँ से पकड़ा, उन्होंने भी गाली बकते हुए 2 चाटे मारे और बोले चल साले तू इधर। और मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कुछ भी नहीं था, ना उन्होंने मेरे से कोई बात करी ना कुछ किया, सीधे मारना शुरू कर दिया अपने साथियों को। कौन कौन पुलिसकर्मियों ने मारपीट किया? इमरान एएसआई इमरान खान, प्रधान आरक्षक राजेंद्र बैन, नाम बताइए। अंकित पांडे। मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का। उसमें अभी थाने के सामने वाहन चेकिंग लगाई गई थी तो उस पर कुछ थोड़ा बहुत वाद विवाद हुआ था, तो उसके संबंध में उन्होंने कुछ शिकायतें की हैं और हम देख रहे हैं उसमें जो भी यदि कुछ ऐसा एक्ट रहेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। सीएसपी ओमती ने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शिकायत की जांच करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। गोहलपुर के बधैया मोहल्ला क्षेत्र में गणेश उत्सव समिति के पंडाल के पास गोली चलने की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी और क्षेत्र में स्थापित पुलिस चौकी में पुलिस बल की तैनाती की मांग क्षेत्रीय जनता और समिति सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों से की है। क्षेत्र की जनता और गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने इस संबंध में एसपी के नाम एडिशनल एसपी को एक मांग पत्र सौंपा। गोहलपुर के बधैया मोहल्ला में मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश बदमाशों द्वारा गोली चलाकर दहशत फैलाने और समिति सदस्य रविंद्र गुप्ता पर हमला करने की वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में भय का वातावरण निर्मित है। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों और समिति सदस्यों ने एसपी कार्यालय में एडिशनल एसपी सोनाली दुबे से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र सौंपकर वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी कराए जाने और क्षेत्र में स्थापित पुलिस चौकी में पुलिस बल तैनात किए जाने की मांग की। स्थानीय लोगों ने इस दौरान पुलिस अधिकारियों को बताया कि बधैया मोहल्ला क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। गोली चलाने वाले जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला हुआ है। क्योंकि त्यौहार का समय चल रहा है और आने वाले समय में चुनाव भी है, उसको देखते हुए हमने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस तरह के अपराधी गिरफ्तार हों, जिससे क्षेत्र के लोगों में थोड़ा सा एक शांति का वातावरण प्राप्त हो। और साथ ही एक और हमने आग्रह किया है कि बधैयापुर पुलिस चौकी जो बहुत समय से बन के तैयार है पर उसमें स्टाफ की व्यवस्था आज तक नहीं की गई है, तो वो भी हमने एसपी साहब से आग्रह किया कि अगर वहाँ पे चूँकि वो संवेदनशील एरिया है और हिंदू मुस्लिम सभी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उस चौकी में स्टाफ की व्यवस्था की जाए जिससे वहाँ पे होने वाली गतिविधियों को रोका जा सकते। और इनका ये कहना था कि चूँकि 2 दिन पहले वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर हुआ था, गोलियाँ चली थी, तो इनको ये था कि वहाँ की जो चौकी होती है वहाँ पर समुचित बल उपस्थित रहे। वी विल इंश्योर कि वहाँ पर जो है बल जो है वो उपस्थित रहेगा। और मैंने इन लोगों से भी अपील की है कि इन फ्यूचर जो पुलिस की कार्रवाइयाँ होती है जिसमें पुलिस बहुत सारे चेक्स लगाती है या लोगों को संदिग्ध लोगों को पूछताछ करती है जिसमें आम पब्लिक को ऑब्जेक्शन होता है, तो वी एक्सपेक्ट कि जब जो जबलपुर की पुलिस है वो जो जबलपुर की जो जनता है वो पुलिस की इस कार्रवाई को समझेगी और पुलिस का सहयोग प्रदान करेगी, तो आई एम श्योर बहुत जल्दी हम इन सब घटनाओं को नियंत्रित कर लेंगे।
पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी और पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेन गेट के सामने स्थित एक डेयरी सेंटर में सांप घुस जाने के बाद अफरा तफरी मच गई। डेयरी संचालक ने सर्प विशेषज्ञ को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया। मेडिकल कॉलेज के मेन गेट के सामने लखेरा डेयरी में शाम को 5 बजे एक सांप घुस गया। इस घटना से डेयरी में अफरा तफरी मच गई। डेयरी संचालक ने मामले की जानकारी सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को दी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू किया। सर्प विशेषज्ञ ने सांप को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ा है। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि सर्प धामन प्रजाति का है, जिसे रेड स्नेक कहा जाता है और मूलतः ये जहरीला नहीं होता। डेयरी में सांप घुसने की घटना से मेडिकल के कुछ छात्र भी दहशत में आ गए थे। हमने मौके पर आकर के रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करते हुए सर्प को वहाँ पर प्लाई के नीचे बैठा हुआ था, उसको पकड़ लिया है। लगभग 4.25 फीट लंबा ये सांप है। ये धामन प्रजाति का है, इसको रेड स्नेक कहते हैं। ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता है और ज़्यादातर अभी गर्मी की उमस के कारण जो है ये लकड़ी, ईंट, गिट्टी, पटिया आदि के कंडा आदि के ढेर में जाकर के अपना तापमान पर प्राप्त कर लेते हैं। फिलहाल इस सांप ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इसको पकड़ के इसके प्राकृतिक रहवास बरगी के जंगल में सुरक्षित छोड़ देंगे। निकल रहे थे तो हमें एक सांप दिखा, अंकल ने आके उसको बचाया। ये मेडिकल में ऐसे सांप हमारे हॉस्टल में भी पाए जाते हैं और काफ़ी डरावने होते हैं वो। ये तो जहरीला नहीं था, पर जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। डेंगू के मरीजों की जानकारी न देने वाले 2 निजी अस्पतालों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एरिया सुपरवाइजर को भी नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि पिछले दिनों संभावित डेंगू के 2 मरीजों की मृत्यु के बावजूद भी महाकौशल अस्पताल और नेशनल अस्पताल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को जानकारी नहीं दी गई, जिसे देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा दोनों निजी अस्पतालों और एरिया सुपरवाइजर को नोटिस जारी कर 3 दिनों में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।